नमस्कार, मैं संजय प्रखर। आज है 13 मई 2022 और मैं इस समय हूँ मुंबई राजभवन में। जी हाँ, वैसे तो मुंबई राजभवन में कई हमारे ऐसे प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर आता रहता है, मगर उनमें से कुछ लोग इतने खास होते हैं कि कभी कभार इस प्रकार के लोगों के दर्शन हुआ करते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच उत्तराखंड से एक महान हस्ती यहाँ पर आई है मुंबई राजभवन में, जिनका नाम है दियार सिंह सिपाल जी। जी हाँ, ये मूल रूप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला से और धारचूला से इस हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, यानी कि वहाँ से बिलोंग करते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि वहाँ से उत्तराखंड पिथौरागढ़ से इतनी दूर जो है महाराष्ट्र की धरती पर आए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सामान्य से दिखने वाला ये व्यक्तित्व एक महान कलाकार के रूप में हमारे उत्तराखंड के बीच में, और बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब इस प्रकार के लोग जब हमें मिलते हैं, जब उनके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ हासिल होती हैं। जी हाँ, मैं निवेदन करूंगा श्री सिपाल जी से। सिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे कलाकार, मूर्तिकार आज यहाँ पर मुंबई की धरती पर आएँ। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं उत्तराखंड में। अरे, हम लोगों का गर्व करने वाली बात है, हम सभी लोगों को। आप ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस प्रकार से आप ये जो मूर्तियों का जो खजाना है और इस कार्य के प्रति आप इतने समर्पित हैं कि आज इसको जो है कह सकते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस कला को एक नाम मिलना चाहिए। प्लीज़ ज़रा मुझे बताएंगे आप दर्शकों को। नमस्कार सबको। मैं शुरुआत में पेंटिंग से था। पेंटिंग से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। शुरुआती में मैंने डीएसपी में कुछ 2-3 साल एक पढ़ाए हैं। उसके बाद मुझे लगा कि एक थ्री आयामी जो काम है उसमें और पेंटिंग में बहुत फ़र्क है। तो धीरे धीरे मैंने इसको मूर्तिकला पर डेवलप करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। उसके बाद फिर लखनऊ आया जी। फिर बहुत सारे लोगों से मिला, लोगों से सीखा भी। पेंटिंग से हालांकि मैंने पीजी कर रखा है, लेकिन मूर्तिकला मेरा स्टार्टिंग था 30 साल पहले की बात है। मैंने धीरे धीरे उसको डेवलप किया। उसमें पवार साहब आर्ट कॉलेज में हुआ करते थे, तो कभी कभी जाया करता था। तो धीरे धीरे उसको डेवलप किया। तो पहले हमने जो है मिट्टी में बनाना शुरू किया। मिट्टी में बनाने के बाद फिर उसको पीओपी में कन्वर्ट किया। फिर धीरे धीरे फिर हमने जो है मेटल कास्टिंग सीखी। मेटल कास्टिंग सीखने के बाद मैंने भी तमाम गवर्नमेंट की मूर्तियाँ बनाई। गवर्नमेंट से जितने भी मतलब वो हैं जिसकी महापुरुषों की मूर्तियाँ होती हैं, वाह, बड़े बड़े, तो उस ऐसे डेवलप हुआ। तो दिल्ली वगैरह में और उत्तराखंड में मेरे बनाए हुए मेरे ख्याल से कम 25 मूर्तियाँ होंगी, 25-30 मूर्तियाँ होंगी। क्या बात। मेटल में और भी शहरों में बहुत सारे मूर्तियाँ बनाई हैं। तो आज हम सिपाल जी, आपको देखते हुए मेरे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और मेरे श्रोतागण या मेरे जितने भी प्रिय आपके चाहने वाले सभी लोग ये सोचते होंगे कि वास्तव में एक प्रश्न उनके मन में अक्सर पहुंचता है कि आज से 30 या 40 साल पहले जब संसाधन नहीं हुआ करते थे, उपकरण नहीं हुआ करते थे, तभी मूर्ति बनाना एक कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन काम था। किंतु आज नए नए उपकरण आ गए, डिजिटल युग आ गया है, आपके पास कंप्यूटर आ गए हैं, अलग साधन आ गए हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आधुनिक काल में संसाधनों का भरमार हुआ है, उनकी बहुतायत हुई है, इजीली बन रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इस आर्ट पे फ़र्क पड़ा है? ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी है, चाहे पेंटिंग के क्षेत्र में ले, चाहे मूर्ति के क्षेत्र में ले जी। टेक्नोलॉजी तो थोड़ा डेवलप हुआ है, लेकिन जो चीज़ें जैसे कि किसी को कोई चीज़ हम इसको डेवलप करते हैं या किसी को एक मूर्त रूप देते हैं, तो टेक्निक में उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मॉडलिंग तो करना ही होगा। अब आजकल जो है इस समय जो है बताते हैं कि बड़ी जो मूर्तियाँ जो 100 फीट की 150 फीट की जो मूर्तियाँ बनती हैं, उसके लिए जो आजकल थर्मोकोल की मॉडलिंग करते हैं जी। वो पूरा कंप्यूटर में बिठा दिया जाता है, उसके बाद उसकी मॉडलिंग होते करना। तो हालांकि जो मेन है वो तो हाथ ही से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो थोड़ा सा ईजी हुआ है। लेकिन जो आर्ट कॉलेज की जो मतलब जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो एज इट इज़ है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। बड़े लोगों ने अपना डेवलप कर लिया है। जैसे कि यहाँ जो गुजरात में जो है सरदार जी की मूर्ति लेके गए, पूरा का पूरा चाइना में लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो है यहाँ नहीं हो पाया। सुतार साहब ने उसका मॉडलिंग किया है और उसको पूरा का पूरा चाइना में उसको ढाला गया, उसको कास्ट किया गया। तो उस चीज़ से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी तो थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन जो न्यू कमर जो आर्टिस्ट है वो तो उसी टाइप से काम करता है जैसे पुरानी टेक से काम। जी। सर, मैं
और हम सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो कला है, हमारी जो पुरानी कला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, पाश्चात्य कला, जितनी भी हमारी कला हैं, आज वर्तमान में कहीं इस पर जो है सरकार को जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्या क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ रोज़गार और समृद्धि प्राप्त करना या धन कमाना नहीं है। विकास का अभिप्राय मेरा ये मानना है कि जहाँ अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, कलाएं, परंपराएं, सभ्यताएं ये भी साथ साथ विकसित होनी चाहिए, साथ साथ पैरेलल चलनी चाहिए, तभी जाके इसे पूर्ण रूप में विकास की परिभाषा कही जा सकती है। तो ये जो हमारी मूर्तिकला है, क्योंकि देवभूमि तो कह सकते हैं कि देवताओं की भूमि नहीं, तो यहाँ मूर्तिकला को जो दर्जा मिलना चाहिए था, जो ऊंचाइयाँ मिलनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है कि वो ऊंचाई नहीं मिल पाई है, या इस मूर्तिकला को भविष्य में जीवित रखने के लिए सरकार को इस और शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काम करना चाहिए, या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये कला आगे भी जीवित रह सके? जी ठीक कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट बने हैं, जैसे पुरातत्व डिपार्टमेंट है, संस्कृति डिपार्टमेंट है, वो लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जैसे कि हमारे पहाड़ों की एक कोई गाथा के ऊपर एक मूर्ति सीरियल बनना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस समय में इस टाइप से वीरंगना या वीर लोग इस टाइप का काम करते हैं। सिंगल मूर्ति से नहीं, पार्कों में जो है उस स्टोरी को जो है बाकायदा उसका जो है मतलब एक इमेज बनना चाहिए एक करके, कि उसके आधार पर जो है उसके बाकायदा आप उसमें एक वो करके लिख के और पूरी पुरानी जो है जितने भी योद्धा थे उनके इस टाइप से मूर्तियाँ बननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन लार्ज स्केल पर नहीं कर रही है। अब उत्तराखंड में आज तक कला के नाम से कोई भी पुरस्कार डिक्लेयर नहीं है जी। कोई भी पुरस्कार आर्टिस्ट करे तो क्या करे, प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, प्रोत्साहन धन नहीं मिल पाता है, प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, संसाधन नहीं मिल पाते हैं, उपकरण नहीं हो पाते हैं। आर्टिस्ट जो है जो बेचारा करे तो क्या करे, जो भी करता है उसी से वो अपना जो है कुछ कलम ब्रश खरीदता है, जो भी करता है उसी आधार पर जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक आर्ट कॉलेज होना चाहिए उत्तराखंड में कम से कम। आर्ट कॉलेज अगर हो जाता तो उससे नए प्रतिभाएं निकलती। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है निकलते जी। आपने बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बताई कि ऐसा कोई विशेष आर्ट कॉलेज नहीं है ना, जिसमें हमारी प्रतिभाएं विकसित हो सकें। और अगर कोई इंटरेस्ट लेना भी चाहे तो किस प्रकार से इंटरेस्ट ले, क्योंकि उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है किसी तरीके से। तो ये सरकारों को इस बारे में भी सोचना होगा। ये स्पेशली उत्तराखंड में तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ देवभूमि है, तमाम यूँ से कमर्शियल आर्ट भी चलाया जा सकता है। इतना लाखों लोग यात्रा 4 धाम यात्रा में आते हैं, अगर उनके हाथ में सिर्फ एक पीस भी अगर चला गया तो करोड़ों का आमदनी हो जाएगा, मतलब लोगों का जो काम करने, लेकिन करते नहीं है। आर्टिस्ट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें कि सीखें, कोई हस्तकला का कोई माध्यम इस टाइप का नहीं है जो कि लोगों को सिखाया जाए। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ में प्रमोट करने की जरूरत है। शिवपाल जी, ये हमारा एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि आज आप मुंबई राजभवन में आए, महामहिम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी जो महाराष्ट्र के इस समय राज्यपाल हैं वर्तमान में, आपका उनसे एक शिष्टाचार भेंट भी हुई है। मैंने देखा कि आपने उनको अपनी कुछ कलाकृतियों की एक संग्रह जो एक पुस्तक थी, मैगजीन, वो भी दिखाई है। क्या उद्देश्य था आपका विशेष रूप में यहाँ पे आने का? मेरा यहाँ आने का कारण ये था, एक तो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। हमारे माननीय कोश्यारी जी का बहुत ज़्यादा स्नेह रहा पहले से, बहुत पहले से। जब मैं पढ़ता था तभी जो है मुझे एक प्रकार से बहुत प्यार करते थे और समय पर मुलाकात होती थी। इधर बहुत महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और भेंट घाट भी करना था, औपचारिक मुलाकात होनी थी। और मैंने पहले इसमें क्या क्या किया है कलाकृतियों को दिखाने का मुझे बड़ी इच्छा थी, उनको दिखाने का हर्ष हुआ कि मैं वहाँ उनसे मुलाकात कर पाया और उनको कुछ दिखा पाया। निश्चित तौर पे बहुत किसी बात नहीं थी। बिल्कुल, और बड़ा उत्साह भी होता है जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति जो है हमारी चीज़ों को निहारे, कहीं ना कोई प्रोत्साहन और कोई ना कोई बहुत दिली इच्छा थी कि उनको कुछ दिखाऊं मैं, जो आपने अभी तक किया है। क्योंकि इधर 5-7 सालों से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी जी। और मैं चाह रहा था कि जो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट समय पर देखा था उसमें कितना डेवलप कर लिया, तो वो चीज़ वो देखें। मैंने दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनको भी खुश हुए। धन्यवाद। तो शिवपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुंबई राजभवन में आए और आप निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। और ये अविस्मरणीय पल हमेशा आपके साथ में रहेंगे। हम लोगों के साथ मुलाकात भी हो गई हमारी, वाला अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम अच्छी मुलाकात थी, फर्स्ट इंटरव्यू में रही। बस वेलकम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।